नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की खास खबरों पर। भारी उद्योग विभाग ने फेम 2 योजना में संशोधन किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों में परिवर्तन से भारत के लिए मॉनसून की बेहतर तैयारियों के लिए सहायता प्राप्त हो सकती है। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन के वर्चुअल आउटरीच सत्र में शामिल हुए। केंद्र ने वॉर एंड ऑपरेशंस इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन पर नीति को स्वीकृति प्रदान की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत नामांकन में तीव्र गिरावट दिखी है। और अब खबरें विस्तार से। भारी उद्योग विभाग ने फेम 2 योजना में संशोधन किया। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण के लिए योजना के द्वितीय चरण फेम 2 में कुछ संशोधन किए हैं, जो निम्न हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 15,000 रूपए प्रति किलोवाट घंटा का मांग प्रोत्साहन प्रस्तुत किया गया है। इसकी अधिकतम सीमा वाहनों की लागत की 40% निर्धारित की गई है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 3 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की खरीद करेगी। राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना 2020 के भाग के रूप में DHI ने वर्ष 2015 में फेम योजना की रूपरेखा बनाई थी। फेम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विनिर्माण को बढ़ावा देना और उसका संधारणीय विकास सुनिश्चित करना है। योजना के चरण 2 को 1 अप्रैल 2019 से आरंभ करते हुए 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। फेम 2 का उद्देश्य ई बसों, ई दोपहिया वाहनों, ई तिपहिया वाहनों आदि के लिए सहायता प्रदान करके उनकी मांग उत्पन्न करना है। 75,000 से अधिक वाहनों का विक्रय करके फेम ने अब तक 20 मिलियन लीटर से अधिक ईंधन की बचत की है और CO2 के उत्सर्जन में 40 मिलियन किलोग्राम से अधिक की कमी की है। अगली खबर मौसम पूर्वानुमान से। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों में परिवर्तन से भारत के लिए मॉनसून की बेहतर तैयारी के लिए सहायता प्राप्त हो सकती है। IMD वर्ष 2021 के मॉनसून के मौसम के लिए जून से सितंबर तक माहवार दीर्घकालिक पूर्वानुमान प्रसारित करेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षण की बढ़ती अप्रत्याशित प्रवृत्ति को देखते हुए माहवार दीर्घावधि पूर्वानुमान सहायक सिद्ध होंगे। IMD अब तक मॉनसून के मौसम के लिए 2 चरणों का पूर्वानुमान जारी करता रहा है। साथ ही IMD वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए एक अलग पूर्वानुमान जारी करेगा। अब तक केवल दीर्घावधिक पूर्वानुमान ही संपूर्ण देश के लिए जारी किया जाता था। ये इन क्षेत्रों के लिए बेहतर योजना निर्माण को संभव बनाएगा। IMD द्वारा उपयोग किए जाने वाले पूर्वानुमान प्रतिमानों की बात करें, IMD सांख्यिकीय पूर्वानुमान प्रणाली या स्टैटिस्टिकल एंसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम यानी SEFS मापदंडों पर आधारित है। उत्तर अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच समुद्री सतह तापमान प्रवणता के आधार पर भूमध्य रेखीय दक्षिणी हिंद महासागर समुद्री सतह का तापमान, पूर्वी एशिया का माध्य समुद्र तल दबाव, उत्तर पश्चिमी यूरोप का भूसतही वायु तापमान और भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में उष्ण जल की मात्रा। गतिशील वैश्विक जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली जो भूमि, वायुमंडल और महासागर की दशाओं का सुपर कंप्यूटर पर अनुकरण करती है और इसे मानसून के महीनों की बाह्य गणना यानी पूर्वानुमान में उपयोग करती है। विभिन्न वैश्विक जलवायु पूर्वानुमान और अनुसंधान केंद्रों से युग्मित वैश्विक जलवायु प्रतिमानों पर आधारित मल्टी मॉडल एंसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम LRF को 30 दिनों के पूर्वानुमान से लेकर एक ऋतु के औसत मौसम मापदंडों के विवरण तक के रूप में परिभाषित किया गया है। मासिक और ऋतु संबंधी पूर्वानुमान LRF के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन के वर्चुअल आउटरीच सत्र में शामिल हुए। G7 7 देशों से बना एक संगठन है। इसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन एक अनौपचारिक अंतर सरकारी संगठन है। ये देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2021 के शिखर सम्मेलन में भारत को दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। आइए अब आपको बताते हैं शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणाम। इसे कॉर्बिस बे घोषणा के नाम से जाना गया है। G7 समूह या तो अधिशेष टीकों की आपूर्ति का अनुदान करके या कोवैक्स को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध करवाने के जरिए अतिरिक्त 1 बिलियन कोविड टीकों की खुराक सुनिश्चित करेगा। ये कार्य आने वाले 12 महीनों में होगा। आपको बता दें कि कोवैक्स एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित योजना है। इस योजना के अंतर्गत निम्न और मध्यम आय वाले देशों को टीकों की आपूर्ति की जाती है। G7 समूह अपने जलवायु वित्त योगदान में वृद्धि करेगा और साथ ही निर्धन देशों
को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में सहायता करने के लिए प्रति वर्ष $100 बिलियन के अतिदेय व्यय की प्रतिबद्धता को पूर्ण करेगा। अफ्रीका में रेलवे और एशिया में पवन ऊर्जा संरचना जैसी परियोजनाओं का समर्थन करके चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रत्युत्तर में एक अवसंरचना योजना की घोषणा की। इसके अलावा बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कर वंचन के लिए टैक्स हेवन का उपयोग करने से रोकने के लिए उन पर 15% के न्यूनतम कर के आरोपण का समर्थन किया। भारत ने कोविड संबंधी प्रौद्योगिकियों पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी ट्रिप्स से छूट प्राप्त करने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के लिए G7 के समर्थन की मांग की है। केंद्र ने वॉर या ऑपरेशंस इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन पर नीति को स्वीकृति प्रदान की। पिछले युद्धों से प्राप्त अनुभवों का विश्लेषण करने और भविष्य में संभावित गलतियों को रोकने के लिए कारगिल समीक्षा समिति के साथ साथ NN वोहरा समिति द्वारा भी अवर्गीकरण पर स्पष्ट नीति के साथ युद्ध इतिहास लेखन की आवश्यकता पर अनुशंसा की गई थी। इस तरह की नीति अकादमिक शोध के लिए प्रामाणिक सामग्री प्रदान करेगी और निराधार अफवाहों को निष्प्रभावी करेगी। आइए अब आपको बताते हैं नई नीति की मुख्य विशेषताएं। लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और लोक अभिलेख नियम 1997 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों के वर्गीकरण का उत्तरदायित्व संबंधित संगठनों का है। रक्षा मंत्रालय का इतिहास प्रभाग युद्ध या संचालन के इतिहास के संकलन, अनुमोदन और प्रकाशन के दौरान विभिन्न विभागों या संगठनों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा। ये नीति युद्ध या संचालन के इतिहास के संकलन के लिए रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को अधिदेशित करती है। युद्ध या संचालन के इतिहास को 5 वर्ष के भीतर संकलित किया जाएगा। अभिलेखों को साधारण तौर पर 25 वर्षों में अवर्गीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कुछ अभिलेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। हालांकि संवेदनशील समझे जाने वाले अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखने की सरकार की विवेकाधीन शक्ति यथावत रहेगी। 25 वर्षों से अधिक पुराने अभिलेखों का अभिलेखीय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसे भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। अगली खबर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत नामांकन में तीव्र गिरावट दिखी है। नामांकन में भारी गिरावट के लिए महामारी के कारण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय और रोजगार की क्षति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत नामांकन की दर 4,361 नामांकन से प्रतिदिन से घटकर 2021-22 में 150 नामांकन प्रतिदिन हो गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उन संगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिनकी मासिक आय 15,000 रूपए या उससे कम है। इस योजना में प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है। ये योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। योजना के लाभार्थियों में शामिल है घरेलू सेवक या कामगार, पथ विक्रेता, मध्याह्न भोजन कर्मचारी, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मी, धोबी, रिक्शा चालक आदि। इसके अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय है और इतना ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल कोई श्रमिक या एक आयकर दाता इस योजना में शामिल होने योग्य नहीं है। प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 3,000 रूपए प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। असंगठित क्षेत्र के लिए अन्य योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। आइए अब जानते हैं प्रीलिम्स की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC अल्बानिया, ब्राजील, गेबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को UNSC में वर्ष 2022-23 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया है। इससे पहले भारत भी UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ था। UNSC संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों को स्वीकार करने और इसके चार्टर में किसी भी संशोधन को स्वीकृति देने का प्रभार है। परिषद 15 सदस्यों से मिलकर बनी है। इनमें 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, रूस और फ्रांस। 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनमें 5 अफ्रीकी और एशियाई देशों से हैं और 1 पूर्वी यूरोपीय देश से, 2 लैटिन अमेरिकी देशों से और 2 पश्चिमी यूरोप से तथा अन्य देशों से।
एंकर निवेशक। भारतीय जीवन बीमा निगम एंकर निवेशकों से 25,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्रयासरत है। एंकर निवेशक संस्थागत निवेशक होते हैं जिन्हें प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी IPO से पहले शेयरों को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक एंकर को न्यूनतम 10 करोड़ रुपए निवेश करने की आवश्यकता होती है। एंकर निवेशकों को मुख्य रूप से निवेशकों के विश्वास में वृद्धि करने और बाजार में IPO की मांग का आकलन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जियो पारसी योजना। इस योजना के परिणाम स्वरूप पारसी समुदायों में जन्मों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में पारसी जरथुस्त्र समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए जियो पारसी योजना वर्ष 2013-14 में आरंभ की गई थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और पारजोर फाउंडेशन द्वारा विकसित इस योजना में 3 घटक शामिल हैं, जैसे सहायक प्रजनन उपचार के लिए चिकित्सकीय सहायता, पक्ष समर्थन यानी एडवोकेसी और समुदाय का स्वास्थ्य। पारसी जरथुस्त्र समुदाय की जनसंख्या वर्ष 1941 में 1,14,000 से घटकर वर्ष 2011 में केवल 57,264 रह गई है। एनविजन मिशन। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व में शुक्र ग्रह पर प्रेषित किए जाने वाला एक मिशन है। इसमें नासा भी योगदान कर रहा है। इसे 2030 के दशक में प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। ये ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा, वायुमंडल में ट्रेस गैसों का परीक्षण करेगा और इसकी सतह के संगठन का विश्लेषण करेगा। ग्रह के मेघों के सघन आवरण द्वारा अवशोषित ऊष्मा के कारण शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। शुक्र का न तो कोई चंद्रमा है और न ही वलय है। समान आकार के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पैसिफाई। पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट यानी पैसिफाई एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग आधारित अंतरिक्ष सर्वेक्षण परियोजना है। इसका उद्देश्य लाखों तारों से आने वाले प्रकाश में ध्रुवीकरण का अध्ययन करना है। ये किसी तारे की अवस्थिति को निर्धारित करने में सहायता कर सकता है। उच्च गैलेक्टिक अक्षांशों वाले तारों से उत्सर्जित ध्रुवीकृत प्रकाश संकेतों का पता लगाने के लिए एक नवीन उपकरण वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलरीमीटर वेलॉप का उपयोग किया जाएगा। ऑलिव रिडले समुद्री कछुए। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 1980 के दशक में आरंभ किया गया ऑपरेशन ओलिविया प्रतिवर्ष ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण में सहायता करता है। ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में रहने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटा और सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला कछुआ है। ये कछुए अपनी ही प्रजाति के कैंप्स रिडले कछुओं के साथ अपनी विशिष्ट सामूहिक नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसे अरीबदा कहा जाता है। इसमें हजारों मादा कच्छप एक ही समुद्री पुलिन पर अंडे देती हैं। IUCN की सूची में इसे वल्नरेबल की स्थिति का दर्जा दिया गया है। देविका नदी। देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना वर्ष 2021 के अंत तक पूर्ण हो जाएगी। इसके अंतर्गत स्नान जल, प्राकृतिक जल स्रोत और जल ग्रहण क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसे केंद्र द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। देविका नदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक पहाड़ी पर स्थित सुधा महादेव मंदिर से उद्गमित होती है और पश्चिमी पंजाब की ओर प्रवाहित होती है और अंत में रावी में विलीन हो जाती है। इस नदी का धार्मिक महत्व है क्योंकि ये हिंदुओं के लिए गंगा नदी की बहन के रूप में श्रद्धेय है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, टीका अवश्य लगवाइए और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।